अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप, जो सेकंड स्टेप था इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या था। तो आपने देखा भाई कि 1879 में स्टीफन क्या बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ दिया, और 1884 में जो भाई बोल्ट्जमैन थे उन्होंने उस लॉ को थ्योरेटिकली प्रूव किया। यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ 1879 से लेकर 1884 तक पहला स्टेप था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भाई किरचॉफ्स के बाद जो आई हो हमारे पास, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था इसको सॉल्व करने के लिए, वो उठाया था एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विल्हेम वाइन। ये हैं विल्हेम वाइन। 13 जनवरी 1864 को इनका जन्म हुआ था और 30 अगस्त 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको मैं आपको बताऊं भाई, इनके काम के लिए 1911 में नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया था। तो आप खुद समझें भाई इनका काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा उस टाइम पे। तो भाई अब देखते हैं सेकंड स्टेप। 1893 में जो जर्मन वैज्ञानिक थे विल्हेम वाइन, उन्होंने वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। लेकिन वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ से पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये बात भाई 19th सेंचुरी के एंड तक ये बात पता थी कि जब किसी ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो उससे लाइट एमिट, उससे भाई रेडिएशन एमिट होता है। अब वो रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, या भाई उस रेडिएशन के अंदर जो डिफरेंट वेवलेंथ उनकी इंटेंसिटी उनकी फॉर्म में कितनी एनर्जी एमिट होती है, ये सारी बातें 19th सेंचुरी के एंड जो लेट 19th सेंचुरी थी उस टाइम पे भाई ये चीज़ें पता थी। तो आप कह सकते हो कि जो एक्सपेरिमेंटल जो स्पेक्ट्रा है ब्लैक बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर पर एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, वो एक्सपेरिमेंटली पता था। और इसके लिए भी किया क्या गया था, पहले मैं आपको बारी भाई ये जो डायग्राम इसके बारे में बता, तो ये है क्या, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकली हीटेड कार्बन ट्यूब है जो कि एक तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह काम कर रही है। तो आपने इस कार्बन ट्यूब को आपने हीट कर दिया तो इससे रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। आपने वही चीज़ आपने देखी भी होगी कि आप जब किसी बॉडी को गर्म करते हो तो पहले वो रेड ग्लो करती है, उसके बाद वो येलोइश होती है, उसके बाद वो वाइट होती है, उसके बाद वो ब्लूइश वाइट होती है, ठीक है। इवन आपने जो टंगस्टन बल्ब होता है आपने उसका फिलामेंट भी आपने चेक किया होगा भाई, उसके फिलामेंट को जब लो वोल्टेज होती है तो वो थोड़ा रेडिश होता है, जब थोड़ी वही लाइट ज़्यादा होती है तो वो येलोइश वाइट हो जाता है। हम उसको उसके बाद गर्म नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो मेल्ट हो जाएगा जो फिलामेंट है। लेकिन अगर उसको गर्म कर पाते और वो मेल्ट ना होता तो वो बिल्कुल वाइट, जैसे भाई आपने नहीं जो आजकल जो एलईडी वगैरह आती हैं वो जैसी बिल्कुल वाइट रोशनी देती हैं, वैसा आपको वाइट नज़र आता हो, ठीक है, सनलाइट की तरह। और आप उसको फर्दर गर्म करते तो वो ब्लूइश वाइट होता। ओके, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उन्होंने भी क्या किया कि इस कार्बन ट्यूब को उन्होंने हीट किया, ठीक है। तो कार्बन ट्यूब से भाई जो लाइट निकलती थी उस लाइट की एक नैरो बीम हासिल कर ली। वो नैरो बीम जब पड़ती भाई इस कनकेव मिरर M1 पे, तो वो फिर भाई जाती है एक प्रिज्म के अंदर। अब आपको पता है जो प्रिज्म है उसके अंदर भाई वो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, थोड़ा आपको भाई याद हो, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो रेडिएशंस को सेपरेट कर देता है। वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग रेडिएशंस को अलग अलग एंगल पे मोड़ देगा। इसका आपको इसका फ़ायदा क्या है, अरे भाई जब इससे जाके यहाँ पर जाएंगी ये, ठीक है, तो ये रेडिएशंस भाई प्रिज्म से निकलने के बाद भाई इनको हम कहाँ कलेक्ट कर लेते हैं, इस स्लिट 2 के थ्रू भाई बोलोमीटर में। बोलोमीटर क्या होता है, बोलोमीटर में बस आप फिलहाल तो आप ये मानो कि बोलोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो उस पे पड़ने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो बता देगा कि भाई इस रेडिएशन की एनर्जी, इस रेडिएशन के अंदर भाई कितनी एनर्जी है। ओके, कितनी एनर्जी ने भाई एक तरह से बोलोमीटर को स्ट्राइक किया। ओके, तो यहाँ तो ये जो प्रिज्म है ये एक टर्न टेबल पे होता है, उस टर्न टेबल को हम घुमाते रहते हैं। तो टर्न टेबल को घुमा कर हम पहले तो इसके अंदर भाई एक वेवलेंथ जाने देंगे, फिर टर्न टेबल फिर घुमा के फिर वही दूसरी वेवलेंथ, फिर तीसरी वेवलेंथ, फिर चौथी वेवलेंथ उसके यूनिट रीजन के साथ, ठीक है, डी लैम्डा रीजन के साथ। ओके, तो उनकी हमारे पास क्या जाएंगे एनर्जीज। तो फिर उनको हमने प्लॉट कर दिया। तो हमारे पास अब आपने भाई 10th क्लास पास की होगी, तो 10th क्लास में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब आप कोई नहीं ऐसे भाई एक्सप्रेशन प्लॉट करते थे, मान लिया y = 2x+3, ठीक है, तो उसका प्लॉट ड्रॉ करने से पहले y = 2x+3 ग्राफ प्लॉट करने से पहले आप ऐसे एक टेबल बनाया करते। उस टेबल में आप ऐसे भाई यहाँ पर x और यहाँ पर y, आप x की वैल्यू आपने पुट की 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाया करते, इजंट इट। और फिर x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऐसे ग्राफ बना के x इतना, y इतना, x इतना, y इतना, x इतना, y इतना, ऐसे आप उसके अंदर डॉट मिल लगा के और उनको भी मिला दिया करते। ऐसे आपने वही ग्राफ प्लॉट करना आता है। तो अगर आपके पास
दो कॉलम हो, वहाँ पर आपके पास एक कॉलम में एक्स एक कॉलम में वाई होता था, तो आप एक्स को तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई को भाई वाई एक्सिस पे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर दिया। तो सिमिलरली आपने भाई यहाँ पर क्या क्या करना है, यानी जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो बोलोमीटर में भाई इसको कंडक्ट करने के बाद आपके पास क्या जाएगा, आपके पास दो कॉलम होंगे, एक कॉलम में तो क्या है वेवलेंथ्स और दूसरे कॉलम में क्या है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज, कि भाई किस वेवलेंथ में कितनी एनर्जी है। मान लिया ये जो ट्यूब है इसको आपने 5000 केल्विन पे आपने इसको हीट कर रखा है, टेम्परेचर आप क्या बोलोगे कि 5000 केल्विन है, और फिर आपने भाई 5000 केल्विन पे कार्बन ट्यूब से निकलने वाली जो लाइट है उसको आपने एक नैरो बीम हासिल करके स्लिट 1 के थ्रू और आपने भाई ऐसे प्रिज्म के थ्रू उसको पास करके और अलग अलग वेवलेंथ को यहाँ पर आपने कलेक्ट कर लिया। तो फिर आपने बताया भाई कि इसके अंदर क्या बोलते हैं 400 नैनोमीटर की ये एनर्जी है, 401 नैनोमीटर पे ये एनर्जी निकली है, 402 नैनोमीटर की रेडिएशन फॉर्म में इतनी एनर्जी निकली है, 403 की फॉर्म में इतनी एनर्जी निकली है, समझे बात। तो आपके पास एक एक्स वाई कॉलम का आपके पास एक डेटा सेट होएगा, तो वो आपने फिर प्लॉट कर दिया। वाई अब एक्स पे तो क्या है वेवलेंथ, वाई पे क्या है पावर, ठीक है, ये है किलोवाट पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये आपका 4, 8, 12, तो ये करो आपके पास आएगा। तो आप एक बात देखो भाई कि हायर वेवलेंथ में एनर्जी कम एमिट होती है, बोलोमीटर ने बताया कि हायर वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी कम एमिट होती है, और जो जैसे जैसे वेवलेंथ घटती है शॉर्टर वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा एमिट होती चली गई, और ये जो वेवलेंथ है यहाँ पर जो वेवलेंथ शो हो रही है उसकी फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट हुई है। फिर आप देखो, फिर आपने भाई फर्दर वेवलेंथ कम की तो एमिटेड एनर्जी घटती चली गई, और फिर देखो तो आप क्या देख रहे हो भाई कि बहुत शॉर्टर वेवलेंथ और बहुत लॉन्गर वेवलेंथ उनकी फॉर्म में एनर्जी कम एमिट हुई है। इस वेवलेंथ वाली रेडिएशन की फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट होने लग रही है। ये है भाई आपका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम एट 5000 केल्विन। फिर आपने इसको 4000 केल्विन पे आपने रिपीट किया, और फिर आपने भाई इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इस कार्बन ट्यूब को आपने इलेक्ट्रिकली थोड़ा कम हीट कर दिया, ये 3000 केल्विन पे उसको ले आए, तो ये आपके पास आ गया ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो 3000 केल्विन, 4000 केल्विन और भाई 5000 केल्विन, ओके। तो अब एक बार आप इसकी फीचर्स नोट कर लें कि एक्सपेरिमेंटली में क्या पता है। एक चीज़ तो आपने देखी कि 3000 केल्विन का जो लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स में उस वेवलेंथ को बोल रहा हूँ कि जिस वेवलेंथ वाली रेडिएशन की फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है। तो 3000 केल्विन पे जो लैम्डा मैक्स है वो ज़्यादा है, 4000 केल्विन पे कम है, और 5000 केल्विन पे सबसे कम है इन तीन टेम्परेचर्स पर। तो आपने बात देखी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू भाई घटती जाती है। एक तो ऑब्जर्वेशन हमारा ये है, आपसे कोई पूछे कि 3000 केल्विन पे आप क्या निकालो टोटल एनर्जी, तो आप क्या करोगे 3000 केल्विन वाले स्पेक्ट्रा को अगर आप क्या करते हो इंटीग्रेट, स्टीफन ने तो ये एक्सपेरिमेंटली बता दिया था, तो यहाँ पर आप इसे कंफर्म कर सकते हो। ये बात तो भाई ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि आप 3000 केल्विन वाले ग्राफ के अंदर, यानी कि इस ग्राफ के अंदर अगर आप इस एरिया को, ये जो एरिया है यहाँ पर 3000 केल्विन वाले ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप 6000 केल्विन पे आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा। तो 6000 केल्विन पे जो स्पेक्ट्रा होगा उसका एरिया 3000 केल्विन वाले स्पेक्ट्रा के एरिया से 16 गुना होना है, क्योंकि टेम्परेचर डबल हो रखा है, और ये भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है ना, ओके। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर भाई खास फीचर आपको ये नजर आ रही है कि जैसे वेवलेंथ घटती है पहले एनर्जी बढ़ती है एमिटेड, फिर एनर्जी घटती है, और दूसरा ये कि लैम्डा मैक्स घटता है। तो ये बात ऑलरेडी पता थी, लेकिन इसको थ्योरेटिकल कैसे पता ये मालूम नहीं था, ठीक है। तो विल्हेम वाइन ने दिया वाइन जनरल डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वाइन का ये नियम है क्या, देखो अब एक्सपेरिमेंटली आपने एक बात देखी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा मैक्स घटता है, होता है ना ऐसा क्यों। तो इस बात को भाई एक्सप्लेन करने के लिए जो विल्हेम वाइन थे उन्होंने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरेटिकल रिजल्ट दिया। उन्होंने ये बोला कि एमएससी पावर ब्लैक बॉडी की, जो कि क्या बोलते हैं वेवलेंथ और टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक है, उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन ऐसे हम लिख सकते हैं, ये उसके लिए वही एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। सी यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, सी बाई लैम्डा की 5, लैम्डा बाई वेवलेंथ है, ठीक है, और एफ कोई अननोन फंक्शन है जो कि लैम्डा टी की मल्टीप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये कहोगे कि भाई फंक्शन फिर नोन कैसे हुआ, जो एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है जो यूनिवर्सल फंक्शन था उसका हमको कंप्लीट एक्सप्रेशन तो मालूम नहीं पड़ा। अब क्या मान लिया हमने कि सी चलो कांस्टेंट है, लैम्डा बाई क्या है वेवलेंथ, लेकिन ये जब तक किसी फंक्शन के एक्सप्रेशन में एक भी चीज़ क्या हो अननोन,
तब तक वो फंक्शन भी क्या माना जाता है, अननोन। यानी कि अगर जो एफ यहाँ पर अननोन है तो यहाँ पर ई भी क्या है, अभी तक अननोन ही है। वाइन डिस्प्लेसमेंट इससे आएगा भाई, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट दिया विल्हेम वाइन ने। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये होगी कि ई भी मान लिया, यानी कि एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अननोन फंक्शन मान लिया भाई, यूनिवर्सल फंक्शन है तो निकालना ज़रूरी है, अननोन है ये मान लिया। और एफ भी अननोन फंक्शन है क्योंकि ई को मैंने एफ की टर्म्स में लिख दिया अब। लेकिन एफ की खास बात क्या है कि एफ लैम्डा और टी पे डिपेंड नहीं करता, ये लैम्डा और टी की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ई एक दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन एफ एक सिंगल वेरिएबल, यानी कि लैम्डा टी की मल्टीप्लिकेशन जो है ना उस एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर लैम्डा बढ़ा दें और टेम्परेचर घटा दें लेकिन ओवरऑल मल्टीप्लाई सेम रखें तो एफ नहीं बदलेगा। आप समझे बात? तो अच्छी बात क्या है कि ई क्या है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, लेकिन एफ क्या है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। और इसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको भाई थोड़ा एक बार आगे चलना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, आप मुझे ये बताएं कि भाई इस लैम्डा 5 को मैं इस तरफ फेंक दूं तो हमारे पास क्या आएगा, ई इंटू लैम्डा 5, और इस साइड सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, सी एफ, इजंट इट। अगर मैं लैम्डा 5 को इस तरफ फेंक देता हूँ, ठीक है, तो लैम्डा 5 इंटू ई, ये बताइए किसके बराबर आ गया, ये आ गया सी इंटू एफ। अब अगर लैम्डा टी कॉन्स्टेंट हो तो ई इंटू लैम्डा 5 भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। और लैम्डा टी कॉन्स्टेंट है मतलब क्या है कि लैम्डा 1 T1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 T2। मैं इसको भाई ई लैम्डा 1 को मैं बोलने में सिर्फ E1 बोल दूंगा, ठीक, ओके। तो अगर लैम्डा 1 T1 बराबर है लैम्डा 2 T2 के, तो E1 लैम्डा की पावर 5 बराबर होगा E2 लैम्डा 2 की पावर 5 के। अब आप ये बताएं कि अगर यहाँ से मुझे लैम्डा 2 निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैम्डा 2 आपको निकालना तो T2 को आप इस तरफ फेंक दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो लैम्डा 2 क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा 1 इंटू T1 बाई T2। और यहाँ पर लैम्डा 2 पे आपको एमएससी पावर निकालनी हो तो आप यहाँ से क्या करो भाई, लैम्डा 2 की 5 को आप उस साइड फेंक दी तो हमारे पास बताओ क्या आ गया, तो ई यानी कि एमएससी पावर एट लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू एमएससी पावर एट लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई T2 बाई T1 रेज टू द पावर 5। ये तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 है, यानी कि एमएससी पावर एट लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू एमएससी पावर एट लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की पावर 5। अब लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखो भाई, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या बनेगा, T2 बाई T1। वेरी गुड, तो यहाँ पर पुट कर दिया मैंने। तो हम क्या बोलेंगे कि एमएससी पावर लैम्डा 2 पे क्या होएगी, एमएससी पावर एट लैम्डा 1 को मल्टीप्लाई कर दें T2 बाई T1 की पावर 5 से। कमाल, आपने कमाल देखा भाई। पहली बात तो लैम्डा 2 कैसे निकलेगी बताओ, लैम्डा 1 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ T1 बाई T2 से तो लैम्डा 2 आ जाएगी। और लैम्डा 2 पे मुझे एमएससी पावर निकालनी तो आप क्या करो, लैम्डा 1 की एमएससी पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो T2 बाई T1 की पावर 5 से। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने अब एक्स एक्सिस पे क्या होता है लैम्डा और वाई एक्सिस पे क्या होता है एमएससी पावर, तो अगर आप यानी अगर आप एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हो T1 बाई T2 से तो आपके पास T2 के कोरस्पोंडिंग लैम्डा आ जाएगी। और अगर आपने भाई वाई एक्सिस को आपने मल्टीप्लाई, क्योंकि वाई एक्सिस क्या होती है एमएससी पावर, आपने वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दिया किससे बताओ, T2 बाई T1 की पावर 5 से, तो आपके पास बताओ क्या आ जाएगा भाई, T2 पे एमएससी पावर। तो आप एक बार आप इसकी भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो T1 के कोरस्पोंडिंग कौन से पैरामीटर यहाँ पर भाई, लैम्डा 1 एंड एमएससी पावर एट लैम्डा 1, और T2 कोरस्पोंडिंग कौन से हैं, लैम्डा 2 एंड एमएससी पावर 2। इसका मतलब ये है अगर आपको 2000 केल्विन पे किसी ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम पता है, मान लिया यहाँ पर तो अरे भैया तो क्या है वेवलेंथ, और ये मान लिया क्या है एमएससी पावर 2000 केल्विन पे, तो अगर आप इस वेवलेंथ स्केल को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो T1 बाई T2 से तो नई वेवलेंथ आ जाएंगी, और आप वर्टिकल स्केल को आप मल्टीप्लाई कर देते हो किससे T2 बाई T1 की पावर 5 से, तो आपके पास क्या जाएंगे बताओ, क्या बोलते हैं T2 पे एमएससी पावर आ जाएंगी, एमएससी पावर्स। इसका मतलब ये है कि 2000 केल्विन पे आपको ब्लैक बॉडीज का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम पता है। कोई आपसे पूछ ले भाई कि 5000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम क्या होएगा, तो बताओ आप क्या करोगे। तो आपने करना क्या है
कि 2000 केल्विन पे जो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है ना, उसमें एक्स एक्सिस को तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो भाई 2/5 से, यानी वेवलेंथ्स को तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से। और जो एमएससी पावर है 2000 केल्विन जो एमएससी पावर्स का वेरिएशन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई 5/2 से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे माने, तो मान लें हमारे पास 2 कॉलम है, एक कॉलम में क्या है वेवलेंथ, एक कॉलम में क्या भरी हुई है एमएससी पावर्स। 2000 केल्विन पे हमारे पास भैया डेटा सेट है, तो इसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो भाई। तो ये ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बताओ किसका होगा, 2000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम। अब आपसे कोई पूछे कि 5000 केल्विन पे आप ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बताओ, तो या तो आपको 5000 केल्विन पे बॉडी को हीट करके और उसका एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम डेटा रिकॉर्ड करके उसका आपको प्लॉट करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जो 2000 केल्विन पे आपके पास एक्स वाई डेटा सेट था ना, यानी कि वेवलेंथ वर्सेस एमएससी पावर्स थी, उनमें वेवलेंथ वाले कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे भाई 2/5 से, और एमएससी पावर वाले कॉलम में जो नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से। तो आपके पास भाई दोनों कॉलम्स के अंदर वैल्यूज बदल जाएंगी। उसको आप प्लॉट करोगे ना तो वही प्लॉट आएगा जो 5000 केल्विन पे एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने पर आता। तो इसका भाई बहुत ही ये रिवोल्यूशनरी स्टेप था वाइन का। ठीक है, इसका आप समझ, इसका बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम पता है, अगर आपको भाई 2000 केल्विन पे आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम पता है कि कैसा स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, तो आप 5000 केल्विन, 8000 केल्विन, 9000, आप किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर उस ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हो। तो भाई ये तो होगी इसकी पहली सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं इसकी भाई दूसरी सिग्निफिकेंस। ठीक है, वाइन डिस्प्लेसमेंटल लॉ की तो दूसरी तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है। क्यों है? कोई आपको ये बोले कि भाई आप यहाँ बैठे बैठे सूरज का जो टेम्परेचर है वो बता सकते हो, तो क्या आप मान लोगे? क्योंकि भाई आपको पता सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सूरज के पास जाके तो उसका टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आप सूरज का टेम्परेचर बता सकते हो। और सिर्फ सूरज का ही टेम्परेचर नहीं, जो डिस्टेंट स्टार्स होते हैं आप उनका टेम्परेचर्स भी आप इजीली मालूम कर सकते हो उनके स्पेक्ट्रा से। एक तो ये बात, और दूसरा भाई आपने जो मैंने आपको शुरू में मैंने भाई ये क्या बोलते हैं बताया था इसके बारे में कि एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा में टेम्परेचर बढ़ने पर लैम्डा मैक्स लेफ्ट में शिफ्ट करता है। मैंने आपको बताई थी ना बात ये, इसको भी मैं प्रूव करूँगा कैसे। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि E × λ5 वर्सेज T। अब पहले आप बताओ, E × λ5 कांस्टेंट था ना भाई, जब तक लैम्डा T कांस्टेंट रहेगा तो E × λ5 भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एमएससी पावर वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट ना करके, पहले आप मुझे बताओ, अगर आपने 2000 केल्विन पे एमएससी पावर वर्सेस वेवलेंथ नोट किए, आपने 3000 केल्विन पे एमएससी पावर वर्सेस वेवलेंथ रिकॉर्ड की है, आपने 4000 केल्विन पे एमएससी पावर वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट किए हैं, तो आपके पास 3 अलग अलग कर्व नहीं आएंगे भाई? क्या आपके पास 3 अलग अलग कर्व नहीं आएंगे? आएंगे ना, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि 3000 केल्विन पे जो आपने एमएससी पावर वर्सेस वेवलेंथ का डेटा आपके पास है, उसमें एमएससी पावर वाले कॉलम को भी और वेवलेंथ वाले कॉलम को भी, वेवलेंथ वाले कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दो टेम्परेचर से और एमएससी पावर वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा की 5 से, तो आपका जो डेटा सेट नया बनेगा उसको आप प्लॉट करो। और फिर आप क्या बोलते हैं 5000 केल्विन पे जो एमएससी पावर वर्सेस वेवलेंथ हैं उनके साथ भी यही करो, एमएससी पावर वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करो लैम्डा की 5 से और वेवलेंथ वाले कॉलम को आप मल्टीप्लाई करो टेम्परेचर से। और भाई तीसरी बात ये, जो 2000 केल्विन है सेम काम उनके साथ, तो आप एक बात देखोगे तो तीनों के जो कर्व आएंगे ना वो एक सिंगल कर्व बन जाएगा, एक सिंगल स्पेक्ट्रल कर्व बन जाएगा। तो भाई आप मेरी बात समझे, आप एक बार इस लाइन को आप एक बार समझे भाई, ठीक है। सिंस द प्लॉट ऑफ E लैम्डा × लैम्डा की 5, इस लाइन को मैं आपको थोड़ा एक बार क्लियर करता हूँ। अगर आप एमएससी पावर × लैम्डा की 5 वर्सेस लैम्डा T को प्लॉट करोगे ना तो हमेशा एक सिंगल कर्व आएगा, एक सिंगल ग्राफ आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। चाहे आप 4000 केल्विन पे एमएससी पावर वर्सेस लैम्डा प्लॉट करोगे वो अलग आएगा, 3000 केल्विन पे एमएससी पावर वर्सेस वेवलेंथ उससे, और वो अलग आएगा 2000 केल्विन पे
एमएससी पावर वर्सेस वेवलेंथ से अलग आएगा ना भाई। लेकिन अगर आप उनमें उनके जो एक्स कॉलम है जिनमें वेवलेंथ होती है उनको मल्टीप्लाई करो उनके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर से, और उनके जो वाई कॉलम्स हैं जिनमें एमएससी पावर है उनको मल्टीप्लाई करो वेवलेंथ की 5 से, तो सभी का जो ग्राफ हो सिंगल कर्व बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था भाई कि जब तक लैम्डा टी कांस्टेंट है तो ई इंटू लैम्डा की 5 क्या रहा है कांस्टेंट। तो लैम्डा कांस्टेंट होने मतलब क्या होता है कि लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। यानी अगर लैम्डा टी कांस्टेंट है तो भाई ई इंटू लैम्डा मैक्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये ई है, ये क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स पे एमएससी पावर है, इसलिए मैंने इसको ई के साथ मैंने भाई क्या लगाई हुई है सबस्क्रिप्ट। तो ई की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट बाई लैम्डा मैक्स। तो अब आप भाई लैम्डा मैक्स की 5 को दूसरी तरफ फेंक दें तो बताओ आपके पास क्या आएगा। तो एमएससी पावर एट लैम्डा मैक्स यानी कि मैक्सिमम एमएससी पावर क्या होगी भाई कांस्टेंट बाई लैम्डा मैक्स की पावर 5। अब आप ये बताएं यहाँ से लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी सम कांस्टेंट बाई टी। तो लैम्डा की 5 को आप रिप्लेस करें टेम्परेचर से। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे भाई लैम्डा की 5 को आप पुट करोगे सम कांस्टेंट बाई टेम्परेचर की 5, तो टेम्परेचर की 5 ऊपर पहुँच जाएगा ना। तो ई लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कांस्टेंट इंटू टी की 5। यानी कि जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो स्पेक्ट्रल एनर्जी है वो टेम्परेचर की 5th पावर, आप कहोगे 4th पावर, अरे भाई 4th पावर लो टोटल एनर्जी के लिए था, समझे बात। तो ई लैम्डा मैक्स हमारे पास क्या है भाई टेम्परेचर की 5th पावर की क्या है हमारे पास प्रोपोर्शनल। ओके, लेकिन इसके इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये इक्वेशन 4th है। इक्वेशन 4th इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए भाई कि यहाँ पर लैम्डा मैक्स और टी कांस्टेंट है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट बाई टी, इस कांस्टेंट को मैंने बी बोल दिया। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी। ओके, यानी कि अगर आपको किसी ब्लैक बॉडी के एमिशन स्पेक्ट्रम का सिर्फ क्या पता है लैम्डा मैक्स, तो आप क्या पता कर सकते हैं उसका टेम्परेचर, समझे बात। और ये वो बहुत ही ज़्यादा भाई एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों है, मान लिया अब आपको सूरज का आपको भाई टेम्परेचर पता करना है, क्योंकि भाई सूरज भी क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो वहाँ से भी क्या था हमारे पास थर्मल रेडिएशन। तो हमने करना क्या है, हमने सन का स्पेक्ट्रा लिया भाई। स्पेक्ट्रा आप आराम से प्रिज्म के थ्रू भाई उसको आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आपका भाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें प्रिज्म के थ्रू भाई आप अलग अलग वेवलेंथ्स में जो एनर्जी आती है उसको आप भाई नोट करो, उसको वर्सेस वेवलेंथ आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो क्या आप फिर उस स्पेक्ट्रम का आप लैम्डा मैक्स नोट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वो लैम्डा मैक्स आप यहाँ पुट कर दो, लैम्डा मैक्स आपने भाई एक्सपेरिमेंटल नोट कर लिया, बी आपको पता है क्या बची आपके पास टेम्परेचर। सिमिलरली आप किसी बहुत दूरी पे कोई सितारा है, आप उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लेते हो, तो उसके स्पेक्ट्रम से आप क्या पता कर सकते हो उसका टेम्परेचर, क्योंकि आपने सिर्फ उसके स्पेक्ट्रम में जो उसका स्पेक्ट्रम आएगा किसी उसका आपने सिर्फ लैम्डा मैक्स नोट करना है। ओके, तो ये है इसकी भाई दूसरी सिग्निफिकेंस। अच्छा ये देखें आप, अभी मैंने बात प्रूव की थी भाई विलियम ने क्या बोला था, टी और लैम्डा मैक्स आपस में क्या इन्वर्सली। तो देखो टी बढ़ने लग रहा है 3000 से 4000, 4000 से 5000, तो लैम्डा मैक्स लगातार बताओ क्या है बिल्कुल इन्वर्सली, बिल्कुल ये अपोजिट शिफ्ट होने लग रहा है, इजंट इट। अब आती है थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है भाई। ये तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर भाई जो वाइन डिस्प्लेसमेंट हो उससे आपको करना क्या है, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन आपने वो करना कैलकुलेट। तो भाई आपको पता है बहुत सिंपल है। आप ये बताएं कि टोटल एमएससी पावर कैसे निकालते हैं। अगर मुझे 5000 केल्विन पे मुझे क्या निकालनी है एमएससी पावर, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये जो 5000 केल्विन पे जो ये कर्व है, ये कर्व मुझे इसके अंडर जो एरिया है ये सारा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एरिया बताओ कैसे निकलेगा, वो एरिया निकालना भाई बहुत ही ईजी है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एमएससी पावर का आप सभी वेवलेंथ तक आप क्या कर दो इसका भाई इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो डी लैम्डा तो क्या आएगा हमारे पास, अगर मैंने एमएससी पावर को इंटीग्रेट कर दिया पूरे वेवलेंथ डोमेन पे, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल एमएससी पावर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब ई लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या थी, ये थी C1/λ5 F इंटू डी लैम्डा। तो अब आप करो इसको इंटीग्रेट आपने किया इसको, तो बताओ आपके पास क्या आएगा भाई। पहले आपने कम किया आपने भाई लैम्डा टी आपने एक्सपोर्ट कर लिया, तो ये एफ लैम्डा टी जो था ये अब क्या हो जाएगा
एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स नाउ। अब लैम्डा टी अगर एक्स है तो लैम्डा क्या होगा, एक्स बाई टी, और डी लैम्डा क्या होगा, डी एक्स बाई टी। तो डी लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला। तो लैम्डा की 5 था तो ये तो आपका टी की 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक्स की 5, तो डी लैम्डा की जगह आप लिखोगे डी एक्स बाई टी, तो यहाँ पर क्या है डी एक्स बाई टी। अब टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या गया टी की पावर 4। अब ये सेकंड क्योंकि एक नंबर होता है तो आपको साफ नजर आ रहा है कि टोटल एमएससी पावर इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर, यानी कि भाई वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी आ जाता है।